हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर रहे थे उत्तराखंड जिला सीरीज़ के अंतर्गत देहरादून ज़िले के बारे में, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देहरादून ज़िले में ही कुछ प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि देहरादून में स्थित प्रमुख परियोजनाएं। इन परियोजनाओं में सबसे पहली जो परियोजना है वो है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो स्थित है वो मसूरी और देहरादून मार्ग के बीच में स्थित है। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना ये मसूरी और देहरादून मार्ग पर क्यारकुली और भट्टा, क्यारकुली और भट्टा एक जगह है, ये यहां पर भट्टा फॉल में स्थित है। आप सिंपल इसको ऐसे याद कर लीजिए कि मसूरी और देहरादून मार्ग के बीच भट्टा फॉल पर इस परियोजना को बनाया गया है। तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना एक लघु परियोजना है इस परियोजना में जो इसकी बिजली उत्पादन करने की क्षमता है वो 3.5 मेगावाट है। तो विद्युत उत्पादन करने की क्षमता 3.5 मेगावाट है। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना की जो शुरुआत हुई वो 1890 में कर्नल बेल की देखरेख में हुई। इसके बाद ये परियोजना जो पूरी हुई वो 1907 में इस परियोजना का कार्य पूरा हुआ। इसके बाद 25 मई 1909 से इस परियोजना में विद्युत उत्पादन करी गई। तो 1909 में अब अगर ग्लोगी जल विद्युत परियोजना से प्रश्न बनता है आपका कि इस परियोजना को कब शुरू किया गया, तो 25 मई 1909 में इस परियोजना को पूरी तरीके से विद्युत उत्पादन कार्य शुरू कर लिया गया। और ये परियोजना जो है एक लघु परियोजना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप नोट कर लीजिए कि ग्लोगी जल विद्युत परियोजना पूरे उत्तर भारत और उत्तराखंड की पहली परियोजना है। इसी के साथ मैसूर के बाद पूरे भारत देश की दूसरी जल विद्युत परियोजना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं उत्तर भारत और उत्तराखंड की पहली और मैसूर के बाद देश की दूसरी जल विद्युत परियोजना है। तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड और उत्तर भारत की पहली
जल विद्युत परियोजना है और साथ ही मैसूर के बाद देश की दूसरी जल विद्युत परियोजना है। इसके बाद जो अगली परियोजना है वो है डकरानी परियोजना। दूसरी परियोजना आप हेडिंग डालिए डकरानी परियोजना। डकरानी परियोजना डाक पत्थर के समीप यमुना नदी से 13.6 किलोमीटर लंबी नहर निकालकर एक बांध बनाकर बनाई गई है। तो ये परियोजना हमारी डाक पत्थर के समीप यमुना नदी 13.6 किलोमीटर लंबी डकरानी परियोजना के अंतर्गत जो इसके पावर हाउस हैं, पावर स्टेशन है, वो 2 पावर स्टेशन हैं, जिसमें एक है डकरानी पावर स्टेशन और दूसरा है डालीपुर पावर स्टेशन। इसमें डकरानी पावर स्टेशन में जो बिजली उत्पादन करने की कुल क्षमता है वो है 33.75 मेगावाट और डालीपुर में बिजली उत्पादन करने की जो कुल क्षमता है वो है 51.0 मेगावाट। ठीक है। इस परियोजना को जो शुरू किया गया वो किया गया 1965 में। तो 1965 में शुरू किया गया, यानी कि 1965 में इस परियोजना के से बिजली उत्पादन का कार्य शुरू किया गया। डकरानी परियोजना, इसके बाद जो अगली परियोजना है वो डालीपुर परियोजना है। डालीपुर एक पावर स्टेशन है, इसी को परियोजना भी कहते हैं। तो इसकी जो कुल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है वो है 51.0 मेगावाट। इसके बाद देहरादून जिले में ही स्थित एक और परियोजना है जो है छिब्रो परियोजना। तो अगली जो परियोजना है हमारी वो है छिब्रो परियोजना। ये परियोजना टोंस नदी पे बनाई गई है लाचारी के समीप या फिर कालसी से 72 किलोमीटर ऊपर लाचारी के समीप। ठीक है। टोंस नदी से 6.2 किलोमीटर एक नदी निकालकर लाचारी में एक छिब्रो पावर स्टेशन बनाया गया है और इस पावर स्टेशन की जो कुल विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है वो है 140 मेगावाट। तो यहां पर मैं लिखते हुए बताता हूं, लाचारी के समीप टोंस नदी से जल लेकर 6.2 किलोमीटर लंबी नदी निकाली गई है और छिब्रो पावर स्टेशन में विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस पावर स्टेशन या फिर इस परियोजना के अंतर्गत जो इसकी कुल विद्युत
उत्पादन करने की क्षमता है 240 मेगावाट। ठीक है, 140 कहा था, आप करेक्ट कर लीजिएगा। विद्युत उत्पादन करने की जो क्षमता है वो है 240 मेगावाट। और इस परियोजना को जो शुरू किया गया वो 1974 से इस परियोजना की शुरुआत हुई। 1974 से इस परियोजना की शुरुआत हुई। इसी के बाद जो अगली परियोजना है हमारी वो है खोदरी परियोजना। मैं यहीं पर लिख देता हूं। खोदरी परियोजना में भी छिबरों के नीचे इस परियोजना को बनाया गया है और ये टोंस नदी से ही जल प्राप्त करती है। और इस परियोजना के अंतर्गत इसकी जो विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है 120 मेगावाट। ठीक है, छिबरों की है 240 मेगावाट और खोदरी परियोजना की है 120 मेगावाट। और इस परियोजना में 5.6 किलोमीटर सुरंग निकाली गई है और इसमें जल की जो प्राप्ति होती है वो टोंस नदी से, जो छिबरो पावर स्टेशन से ही पानी यहाँ पर आता है और टोंस नदी से। और अगर इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी जो क्षमता है वो 120 मेगावाट है। ठीक है, तो ये थी हमारी देहरादून में स्थित प्रमुख परियोजनाएं जो वर्तमान में चल रही हैं या जिनमें बिजली उत्पादन की जा रही है। इसके बाद देहरादून में ही कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जिस पे वर्तमान में कार्य शुरू किया गया है और अभी उसमें कार्य चल रहा है। तो जानते हैं हम आगे अपने देहरादून में स्थित उन परियोजनाओं के बारे में जिसमें अभी वर्तमान में कार्य चल रहा है। तो इसके बाद आप हेडिंग डालिए लखवारी बांध परियोजना। लखवारी बांध परियोजना वर्तमान में कार्यरत है या फिर अभी इसमें काम चल रहा है। ये परियोजना लोहारी गांव में बनाई जा रही है। यमुना नदी से जल निकालकर एक गुरुत्वाकर्षण बांध बनाया जा रहा और इस बांध की जो ऊंचाई है होगी वो 204 मीटर होगी। और इस बांध के बाद जो इसकी कुल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता होगी वो 300 मेगावाट होगी। तो यहाँ पर मैं लिखते हुए समझाता हूँ। लखवारी बांध परियोजना लोहारी गांव में यमुना नदी से एक गुरुत्वाकर्षण बांध बनाया गया है और बांध की जो ऊंचाई है वो 204 मीटर। ठीक है, और इस लखवारी बांध की जो कुल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है वो है 300 मेगावाट। ठीक है, 300 मेगावाट ये विद्युत उत्पादन करेगी। इसी के साथ लखवारी बांध परियोजना की जो कुल लागत बताई है गवर्नमेंट के थ्रू वो है लगभग 6.5 करोड़। ठीक है, और इस मूल्य की जो धनराशि होगी उसमें केंद्र सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार इस टोटल राशि का 90% देगी और बाकी का जो 10% है वो उत्तराखंड और उसके समीप अन्य राज्य देंगे, यानी कि अन्य राज्य। ठीक है, वो कौन कौन से राज्य हैं मैं अभी आपको बताता हूं। इस लखवारी बांध परियोजना
का जो उपयोग किया जाएगा वो पीने के पानी के लिए, सिंचाई के लिए और साथ ही बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। तो उपयोग सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए। अब इसके उपयोग में जो राज्यों को फायदा मिलेगा वो हैं 6 राज्य। ठीक है, 6 राज्यों को इस परियोजना से लाभ होगा। वो 6 राज्य जिसमें नंबर 1 है हमारा उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, इन 6 राज्यों को जो मूल्य देना है इस परियोजना के अंतर्गत, कुल मिला के 10% जो देंगे वो ये 6 राज्य देंगे। बाकी जो 90% वहन करेगी वो करेगी केंद्र सरकार। ठीक है, इसमें जो हरियाणा राज्य है हमारा, इस राज्य को इस परियोजना के अंतर्गत जो पानी मिलेगा वो 47% हरियाणा को मिलेगा, या फिर सबसे ज़्यादा जो फायदा या फिर सबसे ज़्यादा जो पानी मिलेगा वो किसको मिलेगा? हरियाणा राज्य को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कि लखवारी बांध परियोजना की शुरुआत कब हुई और कैसे करी गई। ठीक है, ये जो है ये लखवारी बांध है। लखवारी बांध परियोजना, तो इसकी जो शुरुआत हुई वो 1976 में योजना आयोग की मंजूरी के बाद की गई। यहां पर मैं आपको लिखते हुए समझाता हूं। तो लखवारी बांध परियोजना की जो शुरुआत हुई 1976 में, इसको योजना आयोग के द्वारा मंजूरी मिली। योजना आयोग के द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके बाद 1986 में पर्यावरण मंत्रालय ने इस पे हस्ताक्षर करके इसको मंजूरी दी गई इसके कार्य को शुरू करने के लिए। तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कार्य शुरू करने की मंजूरी मिली। 1986 के बाद, एक साल के बाद 1987 में इस परियोजना का कार्य शुरू किया गया। जेपी ग्रुप ऑफ कंपनी के द्वारा इस परियोजना का कार्य शुरू किया गया और कार्य लगभग 35%, पूरी योजना, पूरी बात का 35% कार्य होने के बाद इस परियोजना को रोक दिया गया। %35 काम होने के बाद इस परियोजना को रोक दिया गया। अब वो क्यों रोका गया? कुछ पैसों के वजह से या कुछ और अन्य वजह से, लेकिन इसके द्वारा जेपी ग्रुप ऑफ कंपनी के द्वारा इस कार्य को रोक दिया गया। इसके बाद फिर वर्ष 2008 में इस परियोजना को दोबारा से संज्ञान में लिया गया और वर्ष 2008 में इस परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करी गई। ठीक है, वर्ष 2008 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई। इसके बाद 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 6 राज्य
6 राज्यों के द्वारा MOU किया गया और उसके बाद इसको दोबारा से मंजूरी मिल गई। MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले किया जाता है और साथ ही उस परियोजना में जब कार्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद भी उस परियोजना को देखा जाता है। तो 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 6 राज्यों के बीच, वो 6 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, इनके द्वारा MOU किया गया और इसके बाद इस परियोजना को दोबारा से शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। तो 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 6 राज्यों के MOU के बाद इसको मंजूरी मिली, लेकिन 2019 में EAC और NGT के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, EAC होता है इन्वायरमेंट अप्रेचल कमेटी। ये भी पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी परियोजना का जायजा लेके उसको मंजूरी देती है। तो EAC के द्वारा रोक लगाने के बाद इसके बाद EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्होंने क्या करा, ये भी पर्यावरण से संबंधित परियोजनाओं का जायजा लेते हैं। तो इसमें किसी भी परियोजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कोई हानि कितनी हो रही है और कितना उससे पर्यावरण को नुकसान है, उस चीज़ों को देखने के बाद ही किसी भी परियोजना की मंजूरी मिलती है। तो EIA में गवर्नमेंट ने कुछ संशोधन करने के बाद इस परियोजना को दोबारा से लागू कर दिया और 4 फरवरी 2021 को इस परियोजना को शुरू किया गया। ठीक है, ये जो शुरू किया गया ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसको मंजूरी मिलने के बाद शुरू किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। तो ये था लखवारी बांध परियोजना से संबंधित इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स कि इसको राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित की गई। 2008 में इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करी गई और हाल फिलहाल के उसमें अगर प्रश्न पूछता है कि हाल में कब इस परियोजना को लागू किया गया, तो 4 फरवरी 2021 में इस परियोजना को लागू किया गया केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के बाद। ठीक है, इसके बाद जो अगली परियोजना कार्यरत है देहरादून जिले में वो है व्यासी बांध परियोजना। व्यासी बांध परियोजना लखवारी बांध परियोजना के साथ ही शुरू करी गई थी। तो जानते हैं व्यासी बांध परियोजना को। इसके बाद जो देहरादून में अगली परियोजना निर्माणाधीन है वो है व्यासी बांध परियोजना। ये परियोजना जूडो गांव के समीप बनाई जाएगी और लखवारी से 5 किलोमीटर आगे। लखवारी से 5 किलोमीटर आगे। ठीक है, और व्यासी बांध परियोजना में एक ये डाउन स्ट्रीम डैम बनाया गया है। डाउन स्ट्रीम डैम बनाया जाएगा और इसी के समीप लगभग आधा किलोमीटर दूर एक पावर स्टेशन हथियारी पावर स्टेशन बनेगा।
और इस व्यासी बांध परियोजना के अंतर्गत इसकी जो कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता होगी वो क्षमता है 120 मेगावाट। ठीक है, व्यासी बांध परियोजना जूडो गांव में लखवारी से 5 किलोमीटर आगे, यहीं पर हथियारी पावर स्टेशन से बिजली उत्पादन करी जाएगी और इसकी जो क्षमता है 120 मेगावाट। और व्यासी बांध परियोजना की जो शुरुआत हुई वो नवंबर 2013 से इस प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है। ठीक है, वर्तमान में ये निर्माणाधीन है। इसके बाद जो अगली परियोजना है वो है कटा पाथार बैराज। कटा पाथार बैराज जो स्थित है वो हथियारी से 2.25 किलोमीटर नीचे की ओर इस बैराज को बनाया जाएगा। और इसका जो उपयोग होगा, इस बैराज की अगर ऊंचाई की बात करें तो बैराज की जो ऊंचाई है वो 514 मीटर के लगभग इस बैराज की ऊंचाई है। इसमें अधिकतम ताल जिसका जल स्तर अधिक होगा बनाए जाएंगे और इस काटापाथर बैराज से राज्यों को पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी दिया जाएगा। तो राज्यों को जल की पूर्ति की जाएगी। इसमें जो राज्य होंगे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसी के बाद जो अगला प्रोजेक्ट जो निर्माणाधीन है वो है देहरादून में ही कीशो परियोजना। कीशो परियोजना ठीक है, एक मैंने आपको बताया व्यासी बांध परियोजना, दूसरा है कटा पाथार बैराज और जो तीसरा परियोजना चल रही है वो है कीशो परियोजना। तो कीशो परियोजना या फिर इसको किशाऊ परियोजना भी कहते हैं। ठीक है, कीशो परियोजना या किशाऊ परियोजना, ये परियोजना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बनाई जाएगी। टोंस नदी के द्वारा जल लेकर। ठीक है, और ये परियोजना जो है एक डिमांड की परियोजना भी है। इस परियोजना के तहत भविष्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी की पूर्ति की जाएगी। तो इसमें दिल्ली को सबसे ज़्यादा फायदा होगा या फिर दिल्ली की डिमांड पर ही इस परियोजना को शुरू किया गया है। दिल्ली को 372 मिलियन गैलन पर डे दिया जाएगा। $372 मिलियन गैलन पर डे दिया जाएगा। और इस परियोजना से जो लाभ प्राप्त किया जाएगा वो पीने के पानी के लिए और सिंचाई के लिए। और इस परियोजना के तहत जिन राज्यों को इसकी पानी की पूर्ति कराई जाएगी वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा और इसी के साथ दिल्ली को भी पर डे 372 मिलियन गैलन दिया जाएगा। ये जो क्वांटिटी है ये बाद में बढ़ाई भी जाएगी। तो इस आज की वीडियो में हमने देखा देहरादून की
प्रमुख परियोजनाओं को और साथ ही उन परियोजनाओं को जो वर्तमान में कार्यरत हैं या फिर जिनमें कार्य चल रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।